बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, दुनिया इस वक्त एटमी जंग के धाने पर खड़ी है। 10 से ज़ायद ममालिक इस जंग में, ईरान इसराइल की जंग में, ईरान इसराइल अमेरिका की जंग में कूद पड़े हैं। चीन में, भारत में, रूस में, पाकिस्तान में रेड अलर्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि आग लगी है बस्ती में और हाइबर्ड अपनी मस्ती में। अमरीकी इस्तेमार इस वक्त ईरान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा को तोड़ने पर लगा है, और जो हमारा इस्तेमार है, हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो इमरान खान को तोड़ने में लगे हैं। दुनिया जंग के धाने पर है और हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान साहब को नैब मुकदमात में 14 साल तक जेल में रखने के लिए एक खामोश वारदात डाल रहा है। चेयरमैन नैब जनरल भट्ट को एक्सटेंशन दे रहा है। इमरान खान के खिलाफ बनाए नैब मुकदमात अगर इतने ही सच्चे थे तो फिर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद उनका केस सुप्रीम कोर्ट की बजाय हुकूमत की अपनी बनाई हुई नाम नहाद आईनी अदालत में ले जाने के लिए कानून साजी की जरूरत क्यों पेश आई? जी हां, नैब कानून में तरमीम की गई है। पहले इलेक्शन चोरी किया, फिर इस चोरी को बचाने के लिए इलेक्शन एक्ट में बार बार तरमीम की, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर इमरान खान के खिलाफ इंतकामी जाली मुकदमात बनाए, फिर उनको जो है वो 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए पूरे के पूरे अदालती निज़ाम को टाउट बनाया, और अब हाइब्रिड निज़ाम इस हद तक पहुंच गया है कि जनाब आज वो नैब का जो कानून है उसके अंदर भी तरमीम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब को मज़ीद लंबा अरसा तक जो है वो जेल के अंदर रखा जाए। मुझे कभी कभी बड़ी हैरत होती है, दुनिया की अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो आपको चर्चिल का वो मशहूर बयान, वो मशहूर स्टेटमेंट, वो मशहूर पैगाम तो याद होगा कि जब उन्हें बताया गया कि दुश्मन बड़ी तेज़ी के साथ उनकी चौकियों को फतह करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा अपने जर्नैल से कि क्या हमारे मुल्क के अंदर अदालतें ठीक काम कर रही हैं, क्या हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं? और जब उन्हें बताया गया कि अदालतें ठीक काम कर रही हैं, अदालतें अवाम को इंसाफ दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर अदालतें अवाम को इंसाफ दे रही हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आज पाकिस्तान के अंदर ये माहौल है कि सेनेट में खामोश वारदात डाल दी गई कौमी असम्बली के बाद, और प्राइवेट मेंबर बिल में चेयरमैन नैब को जो चंद दिन बाद अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होने वाले थे, उनको 3 साल की तोसी मिल गई है। और फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद उनका केस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि आईनी अदालत में जाएगा। और ये जो नई तरमीम है, इसके बाद ये जो ख़ास तौर पे 190 मिलियन पाउंड केस है और नैब का तोशाखाना केस है, अब इसकी हतमी अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी बल्कि आईनी अदालत सुनेगी। मुकम्मल शवाहिद का जायज़ा नहीं लेगी, सिर्फ अपील इसी पॉइंट पर सुनी जाएगी कि कहीं ट्रायल में किसी के आईनी हक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। यानी ये जो तमाम तर तब्दीली है, इसका टारगेट सिर्फ एक शख्स है और वो है इमरान खान। यानी पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये प्लाट इस वक्त जो दुनिया इस वक्त जंग के धाने पर है, ये प्लाट इसका कितना बड़ा है और क्या कुछ इसमें हो रहा है। पहले सऊदी अरब में आरामको पर, उसके बाद अमान में बंदरगाह पर, फिर कल तुर्की में होता है मिसाइल हमला, आज आज़रबाईजान में हो जाता है ड्रोन हमला। 10 से ज़ायद ममालिक इस जंग में कूद पड़े हैं, और उसके बाद क्या होता है, जहां ईरान ये कहता है कि ये जो हमले हो रहे हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, अमान में, तुर्की में और आज़रबाईजान में, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जहां वो हमले करते हैं उसका ऐलान भी करते हैं खलीजी ममालिक में कि यहाँ हमने हमला किया है, तो फिर आखिरकार ये हमले कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन है? इस हवाले से सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि तमाम तर सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं, और क्या खलीजी रियासतों का ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इम्कान बढ़ रहा है? ये एक गैर मुतवक्को सूरत हाल है, और मशरक़ वस्ता में ये जो लड़ी जाने वाली नई जंग है, इसमें खलीजी रियासतें इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर आ चुकी हैं, और ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों का जवाब देते हुए गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अपने अरब पड़ोसियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो दागे हैं, और वहाँ पर क्या है उनका निशाने पर? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तवानाई है, तेल और गैस के ढांचे भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि जहाँ जहाँ से
امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے جہاں جہاں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اگر ایران پر حملہ ہوگا تو ایران جواباً وہاں پر حملہ کرے گا. یہ ایک توجیہ ایران کی جانب سے دی جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈے موجود ہیں، افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈے آپریٹ کر کے وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، تو اسی قسم کی توجیہ تو پھر ایران بھی دے رہا ہے کہ خلیجی ریاستوں کے اندر جو ہے وہ امریکی اڈے موجود ہیں اور وہاں سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے. اب اس توجیہ کے جواب میں پاکستان کے بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی کیا کہیں گے؟ ہمیں جناب اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب بری طرح متاثر ہو رہی ہے خلیجی ممالک کے اندر تیل اور گیس کی صنعت، جو ان کی اس خطے میں معیشت کی بنیاد ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے، جس کو پیٹرو ڈالر اکانومی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ تمام کے تمام جو خلیجی ممالک ہیں یہ اپنا سرمایہ کہاں رکھتے ہیں؟ امریکی بینکوں میں، امریکی اسٹاک ایکسچینج میں. وہاں پر بھی معیشت آہستہ آہستہ سرک رہی ہے، برا اس کا حال ہے، اور جس کو ایک لمبی جنگ کہا جا رہا ہے. اب قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا کہ جناب تمام ریڈ لائنز جو ہیں وہ عبور کی جا چکی ہیں اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے اور ہماری خود مختاری کے اوپر، سلامتی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے بھی یہ کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ تمام تر ضروری اقدامات اٹھائیں گے اس حوالے سے جو کچھ اس وقت ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے. دوسری جانب بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز کی تباہی پر انڈین اپوزیشن جماعتوں نے تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مہمان مارے گئے ہیں اور مودی خاموش ہیں. سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک ایرانی جنگی بحری جہاز کو امریکی آبدوز کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے بعد انڈیا کی حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ان کی خاموشی پر انہوں نے کہا کہ ایرانی سیلرز جو ہیں ایک تقریب کے لیے انڈیا آئے تھے، جس کے لیے انڈیا نے انہیں مدعو کیا تھا، وہ ہمارے مہمان تھے. جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک امریکی آبدوز نے انہیں ان کے جہاز پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا. مودی کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا. یہ بزدلی ناقابل قبول ہے اور مودی کا سمجھوتا جو ہے وہ انڈیا کو شرمندہ کر رہا ہے. یہ جو ایرانی جنگی جہاز تھا گزشتہ دنوں انڈیا کی میزبانی میں ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 نامی فوجی مشق میں اس نے حصہ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ خبر آ گئی کہ جناب اس کو تباہ کر دیا گیا امریکہ کی جانب سے. اس وقت یہ صورتحال ہے. روس اور چین کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر جو بیانات ہیں وہ جناب آ چکے ہیں. اگر میں کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں، اس وقت چل کیا رہا ہے؟ اب نئے ہرمز کی بندش ہے. پاکستان میں تیل اور گیس کی قیمتیں پوری دنیا کی طرح پاکستان کے اندر بھی تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جناب جو ہے وہ صورتحال اس وقت کے جو سعودی عرب ہے، جو قطر ہے، ان کو جو ہے وہ حملوں کا سامنا ہے. آذربائیجان کے ایئرپورٹ پر ایک مبینہ طور پر ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے. ابو ظہبی میں ملبہ گرنے سے پاکستانی شہریوں سمیت 6 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور دبئی میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک بھی اس سے پہلے ڈرون حملہ ہوا. یہ جو تمام تر صورتحال ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پوری دنیا کے 10 سے زائد ملک آہستہ آہستہ اب اس جنگ میں کود پڑے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک ایٹمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ٹیسٹ کیا جا چکا امریکی ٹیکنالوجی کو، اسرائیلی ٹیکنالوجی کو، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اسرائیل کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اسے تباہ کیا جائے گا. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کے جو 2 اہم ترین صوبے ہیں، میں بار کرتا ہوں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہ اس وقت ایک قسم کی جو ہے وہ نہ نظر آنے والی آگ کی لپیٹ میں ہے. افغانستان کے اندر اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں. پاکستان کا یہ موقف ہے، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے. کیا یہ پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی نہیں ہے؟
1958-1956 से लेके आज तक गुज़श्ता तकरीबन 70 बरसों की जनरल अयूब फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब से लेकर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तक के वो ईरान है कि जिसे कभी पाकिस्तान का 5वां सूबा समझा जाता था, वो ईरान के जिसे कभी पाकिस्तान की तस्वीराती गहराई समझा जाता था, वो माफ़ कीजिए, वो अफ़गानिस्तान कि जिसे कभी पाकिस्तान का 5वां सूबा, कभी पाकिस्तान की तस्वीराती गहराई समझा जाता था, कभी जनाब अफ़गान जहाद के नाम पर अफ़गानियों की मदद की जाती थी, और उधर आज ये सूरत हाल है कि वो तालिबान जिनके साथ पूरी दुनिया लड़ा करती थी और पाकिस्तान उनको सपोर्ट किया करता था, आज पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि जनाब अमेरिका हो या अफ़गानिस्तान हो या इसराइल हो या भारत हो, उनके मुतल्लिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ब्रीफिंग्स दे रहे हैं बुला बुला के सहाफ़ियों को। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश है तालिबान के ज़रिए। अब यह कहा जाता है कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और तरीक़े तालिबान अफ़गानिस्तान एक है, और यह भी कहा जाता है DJSPR साहब की जानिब से कि तालिबान जो हैं वो दहशत गर्दों के बाप हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दहशत गर्दों के बाप हैं उनका बाप कौन है, उनकी ट्रेनिंग किसने कराई थी, क्या रही पाकिस्तान की 60, 70, 80, 90 की दहाई की पॉलिसी, उसके बाद जो कुछ हुआ क्या ये उसका फॉल आउट नहीं है, क्या इस किस्म की चीज़ों के लिए रियासत पाकिस्तान तैयार नहीं थी। आज 70 साल बाद हम जिस जगह पर खड़े हैं, क्या ऐसे मौके के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि इक़्तिदार उन अवामी नुमाइंदों के पास हो जिनको पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिए, जिनको पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया, जिनके पास इख्तियार है, जिनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम एतमाद करते हैं, उनको आगे लाया जाए, उनके ज़रिए मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाए। लेकिन किसी भी जगह पर यह सोच नहीं है, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपके सामने रखा कि जहां एक तरफ मैसेज जो है वो भिजवाए जाते हैं बरादर ममालिक को, जहां एक तरफ इमरान खान साहब को पैगामात जो है पहुंचाए जाते हैं डील करने के हवाले से, उनके साथ NRO करने के हवाले से, वहीं दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने के लिए अब नैब कानून के अंदर तरमीम, इसका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना जाएं, क्योंकि वहाँ से इस किस्म के सिग्नल्स आ रहे थे, वहाँ से इस किस्म के इशारे आ रहे थे कि अब यहिया खान अफरीदी साहब हाथ उठाने पर मजबूर हो गए हैं, और पैगाम उन्होंने दे दिया है। उनके ज़रिए भी पहले पैगामात भिजवाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए भी कि इमरान खान साहब अगर डील कर लें, इमरान खान साहब अगर खामोशी इख्तियार कर लें, इमरान खान साहब अगर कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, तनकीद ना करें, तो जनाब उनकी रहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया कि वो इस किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तान के अवाम के आइनी और कानूनी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद फिर क्या होता है, जब इनकार होता है इमरान खान साहब की जानिब से, तो मामलात नैब कानून तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइनी अदालत को भिजवाए जाने का मनसूबा बना लिया जाता है। यानी इस मौके के ऊपर भी कि जब दुनिया एटमी जंग के धाने पर खड़ी है, जबकि पाकिस्तान का सेंसिटिव सूबा खैबर पख्तूनख्वा शदीद मुश्किलात का शिकार है पाक अफगान बॉर्डर पर जंग की सूरत हाल की वजह से, दूसरी जानिब पाकिस्तान का दूसरा सेंसिटिव सूबा बलोचिस्तान, जहां पर अंदरूनी सतह पर पहले ही शोरश चल रही है, खाना जंगी है, वहां पर जो गुरीला कार्रवाइयां हैं बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर तंजीमों की, उसके साथ पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं। उसके साथ अगर इस बॉर्डर के ऊपर अगर ईरान के अंदर खुदा न खास्ता किसी ऐसे रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वहां पर अगर कोई इसराइल नवाज हुकूमत, कोई अमेरिका नवाज हुकूमत अगर वहां आकर बैठ जाती है, तो फिर पाकिस्तान के उस सूबे के अंदर भी खुदा न खास्ता शोरश बढ़ने का इम्कान है। यानी दोनों अतराफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश है, और इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की पॉलिसियां भी हैं। अब अगर इस मौके पे हम देखें तो बज़ाहिर हमारा जो मशरकी बॉर्डर है भारत वाला, वहां इन दिनों उस किस्म की हलचल नहीं है। लेकिन क्या इस बात की यकीन दहानी किसी जानिब से कराई जा सकती है कि वहां पर कोई हलचल नहीं होगी? अगर खुदा न खास्ता ये बॉर्डर भी अगर पाकिस्तान का भारत की जानिब से गर्म कर दिया जाए, तो तीनों अतराफ फिर क्या होगा पाकिस्तान के साथ? एक तरफ ईरान बॉर्डर के ऊपर अमेरिका और इसराइल का आकर बैठ जाना, एक तरफ अफगान बॉर्डर के ऊपर जंग, और दूसरी जानिब जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है मशरकी बॉर्डर, उसके ऊपर अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा होती है, तो क्या जो पाकिस्तान के अंदर फैसला साज हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो आपस की लड़ाइयाँ उन्होंने सेटल करनी है, ये जो आपस का बुग़्ज़ उन्होंने जिसके बदले मुकाने या दूर करने हैं, क्या उनकी अनाएँ पाकिस्तान से बड़ी हैं? क्या इस वक्त उन्हें अपनी अनाएँ नीची नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब के पास से जाकर उनसे राय नहीं लेनी चाहिए? उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाना चाहिए? उन्हें पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं रहना चाहिए कि इस मौके के ऊपर वो पाकिस्तानी अवाम को जोड़ने में, जो कि डेफिनेटली वही जोड़ सकते हैं, वो अपना किरदार अदा करें? लेकिन जो कुछ इस वक्त चल रहा है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आता कि जनाब इस हवाले से कोई सोच
ایسی موجود ہے، بلکہ ہر قسم کی صورتحال کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے اس سیاسی جماعت پر جس کا نام پیپلز پارٹی ہے، جس کی تاریخ 50 برس سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے۔ حیرت ہوتی ہے اس سیاسی جماعت پر جس کا نام مسلم لیگ نواز ہے، جس کی جو سیاست ہے وہ 40 برس، اور اس سے میاں صاحب کی سیاست بھی 50 برس کے قریب جا پہنچی ہے۔ انہیں کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، پاکستان کے دونوں بارڈرز کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، اور انہیں اپنی مال آل اور کھال بچانے سے فرصت نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد کے اندر پاکستان میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا اہتمام کریں، پارلیمان کے اندر تمام تر کو اعتماد میں لیں، اور اس وقت ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک گڈ ویل جسٹر دیتے ہوئے نہ صرف عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے عید سے پہلے، بلکہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا جائے، ان کے ذریعے پاکستانی عوام کو اس صورتحال کے اندر جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے، دعا تو خیر کر رہے ہیں مسلسل ہم اپنے ان ویلاگس کے ذریعے۔ آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا بھی کریں، اور دعا بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔